हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे हिंदी टॉपिक के वर्णमाला के पोर्शन की। ठीक है दोस्तों, वैसे ये टॉपिक दोस्तों बहुत ही डिफिकल्ट है, बच्चों को आसानी से तैयार नहीं होता दोस्तों। ठीक है, लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप कहीं भी आपको वर्णमाला देखने की या पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस मेरे साथ साथ आप नोट्स बना के चलिए। ठीक है दोस्तों, और साथ ही हम बता दें इसमें हम पढ़ेंगे क्या, या आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं कि इस टॉपिक में आज हम क्या पढ़ेंगे। पहली बात तो वर्णमाला हम स्वर और व्यंजन तो पढ़ेंगे ही दोस्तों। ठीक है, लेकिन दोस्तों कई टीचर्स हिंदी के रूढ़ शब्द, यौगिक योग रूढ़ शब्द वर्णमाला को अलग से कर देते हैं दोस्तों, लेकिन हम इसमें साथ लेके चलेंगे ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। कौन कौन से शब्द हमने बताए दोस्तों आपको? रूढ़ शब्द, ठीक है, यौगिक शब्द, यौगिक यौगिक और योग रूढ़ शब्द। कौन से दोस्तों? योग रूढ़ शब्द। पेन थोड़ी मिस्टेक कर रहा है दोस्तों। ठीक है, योग रूढ़ शब्द। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होगा दोस्तों, आपको जितना भी वर्णमाला के ऊपर पूरा टॉपिक आपको एक साथ नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, और आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, कौन कौन से दोस्तों? स्वर, व्यंजन और ये रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़ शब्द, ये सारे आपको डिफिकल्ट हो जाएंगे। साथ ही में दोस्तों हमने इसमें लास्ट में कुछ क्वेश्चन आंसर ऐड किए हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैंने दोस्तों करीब 20+ क्वेश्चन आंसर इसमें ऐड किए हैं। ठीक है, जिससे आपको वर्णमाला में ओवरव्यू मिल जाए किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वो सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं जो मैंने इसमें ऐड किए हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों तो टॉपिक को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वर्णमाला में एक अक्षर आता है वर्ण, जिसका मतलब होता है अक्षर। ठीक है दोस्तों, तो इसको पहले समझ लेते हैं ये क्या होता है। ठीक है, तो बात करते हैं भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई ध्वनि। ठीक है, ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण द्वारा प्रकट किया जाता है। जैसे दोस्तों अगर हम आ लिखते हैं यहाँ पर आ, तो आ एक ध्वनि है। आप कोई भी शब्द कहते हैं लास्ट में थोड़ा आ, एक ध्वनि जैसा प्रतीक आपको सुनाई देगा। ठीक है, तो उसको जो अक्षरों में लिखते हैं, ठीक है, ध्वनि को जो प्रतीक के रूप में लिखते हैं उसी को वर्ण कहते हैं। ठीक है, वहाँ पर लिखा भी साफ साफ है कि ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण प्रकट किया जाता है। ठीक है, वर्ण शब्दों का प्रयोग ध्वनि और ध्वनि चिन्ह के लिए किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार वर्ण भाषा के मौखिक और लिखित दोनों रूपों में प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे ही अक्षर भी कहा जाता है। मतलब वर्ण और अक्षर सेम शब्द है आपको। ठीक, कहीं अक्षर लिखे समझ में आ जाए तो वो वर्ण है, और वर्ण को अक्षर। ठीक, इतना समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो वर्ण आपको क्लियर हो गया। जो ध्वनि होती है उसको लिखित रूप में जब हम कर देते हैं तो उसको वर्ण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अब सबसे अहम जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वर्णमाला, तो वर्णमाला किसे कहते हैं? ठीक है, तो किसी भी भाषा के मूल ध्वनियों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ध्वनि किसको कहते हैं? वर्ण को। तो आप ऐसे सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, जो वर्ण होते हैं उनके व्यवस्थित समूह को, मतलब व्यवस्थित तरीके से लगाकर जो पूरा एक तैयार होता है उसे ही वर्णमाला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो और आगे देखते हैं। वर्णमाला का विकास अपभ्रंश भाषा से हुआ है दोस्तों। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ओरली नहीं पूछा था दोस्तों, अब हर टॉपिक से डीप से क्वेश्चन आने लगे, क्योंकि अब जो एग्जामिनर है वो होशियार हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये पॉइंट भी याद रखिए कि वर्णमाला विकास अपभ्रंश भाषा से हुआ है। ठीक है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, जो आपको हम बता चुके हैं ऊपर। वर्णमाला, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णमाला की कुल वर्णों की संख्या 52 होती है, ये सभी को पता है। ठीक है दोस्तों, तो वर्णमाला की परिभाषा आप समझ गए। ध्वनियों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, या वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं दोस्तों। अगर इसमें आप व्यवस्थित जोड़ देंगे, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, तो और बेहतर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वैसे लिखित रूप में आप तो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, अगर लिखित रूप में परिभाषा पूछी भी जाती है तो इन दोनों में आप व्यवस्थित जरूर जोड़िए कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण और वर्णमाला आपको क्लियर हुआ दोस्तों क्या होता है? ठीक है, आगे चलें। अब वर्णमाला को हम पढ़ते हैं दो रूप में। किस किस रूप में पढ़ते हैं? एक तो पढ़ते हैं स्वर, और एक पढ़ते हैं व्यंजन। किसमें? एक स्वर, एक व्यंजन के रूप में। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं स्वर कि स्वर क्या होते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं।
ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। बात करते हैं स्वर की। किसकी दोस्तों? स्वर की। वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता होती है वह स्वर कहलाते हैं। उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या 11 होती है, जो इस प्रकार है। पहले आप इनकी जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो आप एक बार और देख लीजिए कि वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता होती है वह स्वर कहलाते हैं। मतलब का है, का एक वर्ण है, ठीक, लेकिन का में आ छुपा हुआ है। कैसे? अब का लिखते हैं और जो होता है ऐसे, इसको आ ऐड करते हैं तब बनता है का। ठीक है, अब का को जरूरत पड़ी है ध्वनि की आ की। ठीक है, उच्चारण के लिए आ की जरूरत पड़ी है कि नहीं पड़ी है? आप किस रूम में का बोलते हैं, इस रूम में का बोलते हो, उसमें आ पीछे लगा हुआ होता है, तो इस का को इसकी जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी है? वही इसकी डेफिनेशन में लिखा है कि वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता होती है। एक ये वर्ण हो गया और एक ये वर्ण हो गया, इसको बोलने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, वो स्वर कहलाते हैं। अब ये वाला स्वर हो गया। ठीक है दोस्तों, और इनकी संख्या 11 होती है, जो इस प्रकार है। कौन कौन सी होती है दोस्तों, देख लेते हैं। आ बड़ा, ई बड़ी, उ बड़ा उ, री ए ओ। ठीक है, ये आपको 11 याद करने हैं कि स्वर मूल 11 होते हैं मूल रूप से। ठीक है, और 2 स्वर और होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? एक अनुस्वार और एक विसर्ग। ठीक है, अनुस्वर जैसे आपने पढ़ा होगा, और विसर्ग। ठीक है दोस्तों, अनुस्वर विसर्ग ये आपको दिए गए हैं। ठीक है, आपको स्वर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई? जो मतलब मूल स्वर हैं 11 और इनको जोड़कर टोटल स्वर कितने हो जाते हैं दोस्तों? 13। अगर आपसे पूछे कि हिंदी वर्णमाला में स्वर, टोटल स्वर की, कुल स्वर की कितनी संख्या है, तो आप बोलेंगे 13। आपसे पूछ ले उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी है, तो वो होती है 11, और आपको बता दिए। अनुस्वर पूछे तो 1, विसर्ग 1। आप समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आप चलते हैं और आगे स्वर को और डेप्थ में सीखते हैं। अब बात करते हैं अग्र स्वर की। ये स्वर के प्रकार हैं दोस्तों। अब हम जो आपको पढ़ाएंगे वो स्वर के प्रकार हैं। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग सक्रिय होता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। वैसे दोस्तों इसकी डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आती है, मैंने आपको एक अनुमानित तौर पर बता दिया है। आपसे इसलिए पूछेगा, ऑप्शन देकर ऐसे आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, आ ई उ। निम्नलिखित में से अग्र स्वर कौन सा है? तो कौन सा है? ई। मतलब आपको अग्र स्वर की ये एग्जाम्पल याद रखने हैं दोस्तों। बता दें, इस टॉपिक में कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी ही पड़ेंगी। ठीक है, अगर आप शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में रहोगे तो एग्जाम में कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको याद रखना अग्र स्वर कौन कौन से दोस्तों है? छोटी ई, बड़ी ए आ। ठीक है दोस्तों, ये आप लिख लीजिए, अग्र स्वर लिख लीजिए, उसके बाद डैश लगा के ये नोट कर लीजिए। इसकी ज़रूरत आपको कर लीजिए, अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं पश्च स्वर की। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पश्च भाग सक्रिय होता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं दोस्तों आ, उ ओ। ठीक है दोस्तों, ये आप नोट कर लीजिए। ये आपको कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, ये आपको रटने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों समृद्ध स्वर की। समृद्ध स्वर, समृद्ध का अर्थ होता है कम खुलना, अर्थात जिन स्वरों में उच्चारण में मुख कम खुलता है उन्हें समृद्ध स्वर कहते हैं। ई उ। ठीक है दोस्तों, आपको कौन कौन से पढ़ाए? अग्र स्वर, पश्च स्वर और समृद्ध स्वर, तीनों के एग्जाम्पल आपको बता दिए। ठीक दोस्तों, आप नोट कर लीजिए। अगर आपसे एग्जाम में इसी तरह पूछा जाएगा निम्नलिखित में से पश्च स्वर बताइए, तो पश्च स्वर कौन कौन से आपको लिखा है मैंने ये, या आप पूछ ले समृद्ध स्वर कौन कौन से हैं, तो आपको ये बताने हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर भेद, कि मतलब ओष्ठ के आधार पर कितने भेद होते हैं स्वर के। तो पहला दोस्तों वृत्ताकार स्वर। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में ओठों का आधार गोल हो जाता है उन्हें वृत्ताकार स्वर कहा जाता है। दोस्तों आप एक
अगर सेंस भी लगाएंगे तो आपको ये सारे क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों। जैसे वृत्ताकार स्वर, वृत्ताकार स्वर में मतलब क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठों का आकार गोल होता है, मतलब ऊ ओ। और आप और किसी स्वर का नाम लीजिए, आ गोल हो रहा है, ई गोल हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, इन्हीं 4 शब्दों में गोल हो रहा है ना, तो आप एक अनुमान से मतलब एक आराम तरीके से इसको चीज़ों समझ सकते हैं। ठीक है, कि वृत्ताकार स्वर मतलब गोल स्वर, और गोल स्वर ऊ 4। क्लियर हो रहा है चीज़ें, आराम से आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चलेंगी। ठीक है दोस्तों। तो वृत्ताकार स्वर आपने देख लिया, जिनके उच्चारण में ओठों का आकार गोल होता है उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। और वृत्ताकार स्वर के 4 उदाहरण हैं, ऊ ऊ ओ ओ। ठीक, चलिए अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं आवृत्ताकार स्वर। किसकी दोस्तों? आवृत्ताकार स्वर। तो ये जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोल ना होकर अन्य आकृति में खुले उन्हें आवृत्ताकार स्वर कहते हैं। ठीक है, तो अब क्लियर हुआ कि नहीं? अब जो अपने वृत्ताकार स्वर थे और आवृत्ताकार स्वर, वृत्ताकार स्वर में आपको 4 चीज़ें बताई थी, ऊ ओ। इन सबको छोड़कर जितने भी स्वर हैं आवृत्ताकार स्वर हैं। क्लियर? पहली बात तो आपको 2-3 चीज़ें हम पॉइंट आपको नोट करते बता रहे हैं, आप लिख लीजिए। ओष्ठाकृति के आधार पर शब्द भेद 2 प्रकार के होते हैं, वृत्ताकार स्वर, आवृत्ताकार स्वर। नोट कर लिया? दोबारा लिख लीजिए, हम आपको दोबारा बता रहे हैं। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वृत्ताकार स्वर, आवृत्ताकार स्वर। ठीक है, वृत्ताकार स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण स्थान पर ओठों का आकार गोल हो जाता है, जैसे ऊ ओ। ठीक है, आवृत्ताकार स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में ओठ गोल ना होकर अन्य आकृति में खुलते हैं। ठीक है, और जिन 4 एग्जाम्पल को छोड़कर अन्य जो एग्जाम्पल हैं वो आवृत्ताकार स्वर में आप लिख लीजिए। क्लियर रहती चीज़ें, आगे बढ़े? ठीक है, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, अगर आप वर्णमाला की ये वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों नोट्स साथ में बना लें। इस नोट्स के बाद आपको दोस्तों कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी आती है और वर्णमाला पूछी जाती है तो आपको यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। जो उच्चारण करते हैं उसके आधार पर स्वर के भेद। दोस्तों ये हेडिंग जरूर लिखिए, एग्जाम में पूछी जाती है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं कि उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद बताइए कितने प्रकार के होते हैं। आपके ऑप्शन होंगे 1 2 3 4। ठीक है, अपने हिसाब से अपनी हैंड राइटिंग में नोट्स बनाइए। अगर इसको किसी को PDF चाहिए तो वो भी मैं लास्ट में बता दूंगा कहाँ से आपको ये PDF डाउनलोड करनी है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो पहला देखते हैं दोस्तों कौन सा है, हास्य स्वर। कौन सा दोस्तों? हास्य स्वर। तो हास्य स्वर कौन से स्वर होते हैं आइए देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा समय अर्थात कम से कम एक लगता है उन्हें हास्य स्वर कहते हैं। आपको कुछ नहीं करना दोस्तों इसमें, जिसमें आपको छोटी मात्रा दिखे और उसको आप हास्य स्वर मान लीजिए, ए और ओ को छोड़कर। किसको? ए और ओ को छोड़कर। जैसे छोटो आ को अगर ये मात्रा आपको दिख रही है आ, छोटी, ठीक है, छोटो ऊ, ठीक है, और साथ में री जोड़ दीजिए आप। मेरी बात आपको क्लियर हो रही है? क्या करिए आपको, ये देखिए छोटा ई ऊ री ऐड कर दीजिए आप। ठीक है, और ए ओ को छोड़ दीजिए। को ए की बड़ी ए आएगी डबल ए वाली, ठीक है, और इसका डबल ओ वाला आएगा। ठीक है, अब मेरी बात कैसे क्लियर हो रही है? जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा या कम समय लगता है उन्हें हास्य स्वर कहते हैं। इसके 4 उदाहरण हैं। कौन कौन से? आ ई ऊ और री। ठीक है, चीज़ें क्लियर हुई? आप इनके एग्जाम्पल साथ साथ लिखिए दोस्तों। अधिकतर सवालों में वर्णमाला के एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से हास्य स्वर कौन सा नहीं है या कौन सा हास्य स्वर है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? चलिए अगले भेद की बात करते हैं। तो दीर्घ स्वर। कौन सा स्वर दोस्तों? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का होता है ये देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का अर्थात 1 से अधिक मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। मतलब आ की मात्रा ये तो दोस्तों देखो, आ डबल डंडा, ई बड़ी मात्रा, ऊ बड़ी मात्रा,
और हमने बताई थी आपको ए छोड़ देना दोस्तों, ठीक है। तो ए और ओ इसमें ऐड कर दीजिए, किसमें, दीर्घ स्वर में, ठीक है। आपको एग्जाम्पल साथ साथ क्लियर हो जाए, तो इसलिए दोस्तों हम आपको आराम आराम से बता रहे हैं कि मेन एग्जाम्पल है दोस्तों, ठीक है। अगर आप ये डेफिनेशन याद रखते हैं अच्छी बात है, नहीं रखते हैं कोई बात नहीं दोस्तों, लेकिन आपको इनके दीर्घ स्वर के एग्जाम्पल याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल यही ज़्यादातर पूछता है कि दीर्घ स्वर के निम्नलिखित एग्जाम्पल कौन से हैं या नहीं है। और ये गारंटी इस बात की है कि ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों वर्णमाला आपकी क्लियर हो जाएगी, अगर आप साथ साथ नोट्स बना के चल रहे हैं तो। अगर आप PDF चाहते हैं तो वो भी मैं लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। तो दीर्घ स्वर यहाँ से क्लियर हुआ है। जिन उच्चारण में करते समय, जिन स्वरों के उच्चारण करते समय एक से अधिक मात्रा या दो मात्रा लगे तो उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। चलिए देखते हैं अब आगे। लुप्त स्वर, लुप्त स्वर की बात करें दोस्तों जिनमें दो से अधिक मात्रा, आप ये हम समझा देंगे तो आप क्लियर बस समझाएंगे, दो से अधिक मात्रा लगे या उन्हें बोलने में बहुत ज़्यादा समय लगे तो वो लुप्त स्वर होते हैं, लुप्त शब्द होते हैं, ठीक है। जैसे ओम, जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो ओम समय लग रहा है इसमें, आ ठीक खत्म, ई खत्म, ओम थोड़ा ज़्यादा समय लगा तो आप यहाँ से क्लियर हो जाइए। ओम थोड़ा ज़्यादा समय लगे, मतलब आपको लगे कि उच्चारण करते समय इसका थोड़ी लयबद्धता हो, जिसमें जिस स्वर में थोड़ी लयबद्धता हो, ठीक है, उसमें लुप्त स्वर होते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ये संक्षिप्त स्वर मतलब हमने आपको एक ही जगह से सब स्वर रख के दे दिए, क्या है जैसे टॉपिक पूछा जाता है कि बताइए वृत्ताकार स्वर क्या है, ठीक है, हास्य स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है, मूल स्वर क्या है, आगाज स्वर क्या है, ठीक है, आगज स्वर क्या है, सॉरी आगज स्वर क्या है, ठीक है। तो आपको एक जगह इसलिए दे दिए हैं तो आप नोट्स कर लीजिए कि एग्जामिनर अगर आप वर्णमाला के 10 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से 8 क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाएंगे। मेरी बात समझे आप, कि आगज स्वर कौन सा है, डेफिनेशन नहीं पूछेगी, अग्र स्वर की डेफिनेशन बताइए कि जो अग्र जीवा से बोला जाए तो अग्र स्वर होता है, मध्य स्वर जो जीवा के मध्य से बोला जाए वो मध्य स्वर, ठीक है। ये मोस्टली नहीं पूछता दोस्तों, ठीक है। आप भी प्रैक्टिस लगाते होंगे, आपने देखा होगा यही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो मैंने एक साथ इसलिए कर दिए कि आपको जो आपको लिखा है ऊपर वो लिख लीजिए नोट्स में, ये भी साथ में एक जगह लिख लीजिए, जैसे आपकी नज़र पड़े तो आप हाँ यहाँ से क्लियर हो जाए कि हाँ मुझे थोड़ा आइडिया है, ये है, दिमाग में छपा हुआ है, ठीक दोस्तों। चलिए बात करते हैं अब। वृत्ताकार स्वर कितने होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, आ उ ओ। वृत्ताकार स्वर देख लिया आपने। हास्य स्वर 4 प्रकार के, आ ई उ रे। दोस्तों इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ा दे रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें कुछ समझाना तो है नहीं, आपको एक जगह वीडियो को पुश कर लीजिए और ये सारे लिख लीजिए, ठीक है। दीर्घ स्वर की बात करें तो आ ई उ ए ओ। मूल स्वर 4 आ ई उ रू। दोस्तों ये आपको याद रखना है दोस्तों, मूल स्वर, क्योंकि मूल स्वर दोस्तों बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में कि मूल स्वर की संख्या बताइए, तो 4, और निम्नलिखित कौन सा मूल स्वर है या नहीं है ये भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो मूल स्वर तो आपको रखने ही रखने हैं, इन कोई चीज़ रख पाओ या ना रख पाओ, साथ मूल स्वर तो आपको रखने ही है, ठीक है। आगज स्वर ये अब ये लगता कहाँ पर दोस्तों, ये आपने बहुत जगह आप शब्द देखा होगा दोस्तों जिसमें चंद्र बिंदी नहीं लगती है, खाली ये लगता है, ठीक। जैसे कॉक, अभी आपको एक शब्द बताते हैं, आपने बहुत जगह लिखा देखा होगा कॉक, कॉक, ठीक है। यहाँ चंद्र बिंदी नहीं लगी है दोस्तों, लेकिन ये लगा है, तो वो ही होता है आगत स्वर, ठीक है। चलिए अब आगत स्वर थोड़ा ऊपर करते हैं इसको। आगत स्वर के बाद अग्र स्वर ई ए। मध्य स्वर आ, मध्य स्वर आ, खाली आ, क्योंकि दोस्तों आप जब आ बोलते हैं तो आप ध्यान से दीजिए, आ लगता है 20 से आया, ठीक है। पश्च स्वर आ ओ। दोस्तों एक चीज़ आपको बता दें, आगत स्वर और पश्च स्वर दोनों अगर आपने ये देखा होगा, ये मैंने इसलिए इसमें पश्च स्वर में कर दिया दोस्तों कि अभी रिसेंटली में एक एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, तो उसमें
आगस स्वर, ये तो ऑप्शन था, उसमें लिखा था निम्नलिखित में से पश स्वर बताइए, और इसमें से ये एक नहीं थे, ये था दोस्तों। तो उन्होंने जो एग्जामिनर थे उन्होंने यही सही किया, ठीक है ये। तो इसको पश स्वर में भी आप ऐड करिए, ठीक है। समृद्ध स्वर ई यू, अर्ध समृद्ध स्वर ई यू, विवर्त स्वर आ ई ओ, अर्ध विवर्त स्वर ए आ ओ, विलुप्त स्वर ओ, ठीक है। वो क्वेश्चन किस तरह से बना था हम आपको बता दें। निम्नलिखित में से आगस स्वर बताइए जो पक्ष स्वर से संपर्क हो, या पक्ष स्वर की जो डेफिनेशन होते उससे मिलता जुलता नहीं दोस्तों, इसलिए याद नहीं आ रहा क्वेश्चन, ऐसे ही कुछ था। निम्नलिखित में से आगस स्वर बताइए जो पश स्वर की परिभाषा से पूर्ण रूप से प्रभावित हो, इसी तरह से क्वेश्चन था, उसमें दोस्तों ये ऑप्शन सही था, ठीक है। तो स्वर आपको क्लियर हो गया दोस्तों। सबसे पहले हमने वर्ण देखा, फिर वर्णमाला देखी, तो वर्णमाला के दो भेद, स्वर और व्यंजन। तो स्वर हमने आपको पूरा पढ़ा दिया इसमें ऊपर। इससे बाहर दोस्तों कहीं नहीं जाएगा, अगर आपने इतना क्लियर कर लिया तो दोस्तों स्वर आपसे ये क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। जो हमने अभी संक्षिप्त स्वर संक्षिप्त बताया है, अगर आपने इतना भी कवर कर लिया तो इतने में ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ें दोस्तों, व्यंजन पाए दोस्तों। चलो व्यंजन की बात करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों व्यंजन, व्यंजन क्या होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं व्यंजन क्या होता है। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन विवरण है जिनका उच्चारण स्वयं की सहायता से किया जाता है। प्रत्येक व्यंजन में एक स्वर मिलता है। यदि व्यंजन में से स्वर को हटा दिया जाए तो वह व्यंजन हलंत युक्त होता है। मैंने आपको याद करिए, मैंने आपको एक शुरुआत में एग्जाम्पल दिया था जब स्वर पढ़ा रहे थे। हमने कहा कोई अगर बोला जाता है वर्ण या व्यंजन बोला जाता है तो उसमें एक स्वर ऐड होता है। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दिया था का, तो का किस रूम में है, ये का पूर्ण व्यंजन नहीं है, इसमें स्वर ऐड है। किस रूम में, ऐसे का प्लस आ, अब ये बना का, ठीक है। अब ये क्या बना का, आप देख रहे हैं ना, ये मतलब आधा का, मतलब अगर इसमें आ नहीं जोड़ेंगे और कोई और शब्द जोड़ देंगे तो इसमें ये हो जाएगा। अगर इसमें या जोड़ेंगे, ठीक, आधा का। जैसे एग्जाम्पल भी एक दिया गया है, खा प्लस आ पूरा का, ठीक है, समझ गए। जिनका स्वयं की सहायता नहीं, स्वर, जिन व्यंजनों में स्वर मतलब ऐड होते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है, पहले से ही। मेरी बात समझे आप। व्यंजन वो होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। छोटी सी डेफिनेशन आप अपने दिमाग में बैठा लो, इससे काम चलिए आपको कि व्यंजन वे होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अगर स्वर वहाँ से हटा दोगे तो व्यंजन हलंत युक्त हो जाएगा। जैसे ये हलंत युक्त हो गया, खा देखिए आप हलंत युक्त है कि नहीं है, का देखिए आप हलंत युक्त है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब आगे। हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या 33 है। स्वर की संख्या टोटल में कितनी बताएगी दोस्तों, कितनी बताई थी, 13। टोटल कितनी बताई थी, 13। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 33। ये कितने हो गए, 46। कितने हो गए, 46। और वर्णमाला में टोटल शब्द कितने बताए थे दोस्तों हमने आपको, 52। कितने बताए दोस्तों, 52। मतलब भाई 7 का गैप है। तो इसका मतलब जो स्वर है नहीं, व्यंजन नहीं, वो आगे 7 हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। क्लियर है, अब तो दिक्कत नहीं है। नहीं अभी हम आगे बताते नहीं दोस्तों, ये तो सोचते अरे सर ने बताया 33 13 46 ही हुई, ये 52 बता रहे थे, ठीक है। तो आपको डाउट नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्यंजन के भेद। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, ठीक है।
ये क्लियर हो गया दोस्तों आपको। व्यंजन के उच्चारण की दृष्टि से देखें तो व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। समझ गए दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। बात करें स्पर्श व्यंजन की। किसकी दोस्तों? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन को कौन सा व्यंजन कहते हैं दोस्तों? वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इसका उच्चारण कंठ, तालव, मूर्धवा, दंत, ओष्ठ के परस्पर से बोले जाने वाले स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला ये एग्जाम है नहीं, लेकिन आप लिखना चाहें तो लिख लें। रिसेंटली एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। स्पर्श व्यंजन के भी उप प्रकार होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? कंठ, एक सेकंड पेन चेंज कर लें दोस्तों। कंठ, तालव, मूर्धन, दंत, ओष्ठ, ये 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए अब इनको एक एक करके देख लेते हैं कि कंठ, तालव, मूर्धन, दंत, ओष्ठ ये होते कौन कौन से हैं और इनमें कौन कौन से व्यंजन ऐड है। दोस्तों ये एक चार्ट है, इससे आपकी बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी यहाँ से। ठीक है दोस्तों, बहुत सी चीज़ें आप ओनली इस चार्ट से क्लियर करने वाले हो अभी। मतलब वर्णमाला का 20% भाग आप यहाँ से अभी 2 मिनट में क्लियर कर लोगे। ठीक है दोस्तों, बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत सी चीज़ें हम यहीं आपको समझा देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको यही चीज़ कर दें स्पर्श व्यंजन कि कंठ में दोस्तों का, खा, गा, ढा तक, फिर आता है उसके बाद तालव के ये प्रकार, मूर्धन ये, दंत, ओष्ठ ये। अब यहाँ दंत लिखा है तो दंतोष्ठ अगर लिखा हो दोस्तों तो भी आगे चल के हम बताएंगे उनका क्या क्या मतलब हो जाता है। ठीक है, आप पहले सिंपल से 5 लिखिए। कंठ गले से, सॉरी इसको पहले हटा देते हैं। कंठ का मतलब है गले से जो उच्चारण किए जाए, तो का, खा, डा। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिए का, चा, टा, ता, पा, ये 5 आप वर्ण याद रखिएगा जिनका समूह। कौन कौन से समूह? काका कम्बू समूह, चाका, टाका, ताका, पा। थोड़ा दोस्तों कन्फ्यूजन मत होइए, आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी यहाँ से। हम क्या बता रहे हैं अब आप समझ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, अब एक एक चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगी। का जब ग्रुप की बात हो, का ग्रुप आपको इतना याद रखना, का ग्रुप कंठ से संबंधित है। ठीक, अब का ग्रुप कौन सा होगा दोस्तों? उसके आगे जो 4 वर्ड होंगे, का प्लस 4, का, खा, डा। ठीक है, चा प्लस 4 तालव से संबंधित है। मूर्धन टा प्लस 4, दंत ता प्लस 4, पा ओष्ठ है, पा से है तो उसके प्लस 4। मतलब आपके अगर ये ग्रुप याद कर लिए आपने, का, चा, टा, ता, पा, और ये किस से संबंधित हैं, तो आपको 25 ये याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पेपर में 2 मिनट से निकाल दीजिए। आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से दंत से स्पर्श व्यंजन बताइए। ठीक है, तो आपको याद है कि दंत मतलब ता, क्या मतलब? ता, तो ता तकलीफ, ता तन, दा दवा, दा धनुष, ना नल। आपने 4 एकदम पढ़ लिए। मेरी बात क्लियर हो रही दोस्तों? आपको क्लियर हो रही या नहीं हो रही दोस्तों? ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा। आपको बस इतना याद रखना है कि का ग्रुप कंठ से संबंधित है, चा ग्रुप तालव से संबंधित है, टा मूर्धन से और ता दंत से और पा ओष्ठ से। तो आपको 25 ये क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, आपको बताएं अल्पप्राण और महाप्राण। आप क्वेश्चन देखते होंगे निम्नलिखित में से अल्पप्राण शब्द वर्ण बताइए। ठीक है, या महाप्राण वर्ण बताइए। ठीक है, तो आप याद रखिएगा पहला, तीसरा और 5वां। क्या हम कह रहे हैं दोस्तों? आपसे बहुत सिंपल पहली बात बताइए कि आप का, चा, टा, ता, पा ये ग्रुप याद रख लीजिए और ये किससे संबंधित है ये आप याद रख लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपको 25 मैप सारणी आपके दिमाग में है या नहीं है ये बताइए। ये 25 कौन कौन से वर्ण है ये तो आपको याद है, का से लेके माँ तक। ठीक है, तो इसमें का मतलब इधर से पहली लाइन, फिर तीसरी लाइन और 5वीं लाइन। बात समझ रहे? पहली लाइन, तीसरी लाइन और 5वीं लाइन। इस पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर ये लिख दीजिए अल्पप्राण। समझ जाइए, अल्पप्राण। ये मेरी बात समझ रहे हैं दोस्तों?
पहली, तीसरी, पांचवी अल्पप्राण। ये खाली आप एक काम करिए दोस्तों, हम भी समझा रहे हैं आपको। ये 25 अपने मैप में दिमाग में बैठा लीजिए। यहाँ से दोस्तों आपका हमने बता चुके हैं 20 से 30% बल्कि यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको। कोई चीज़ आपको रटने की जरूरत नहीं, बस आप 25 समझ लीजिए। ये काव वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग मान लीजिए, इन वर्ग के गुरु मान लीजिए। मानना क्या आपको याद तो करने नहीं है कि का गुरु में कौन कौन से वर्ग हैं। का प्लस 4 याद तो करने नहीं है ना, 4 प्लस 4 ये किससे संबंधित हैं। ठीक, एक चीज़ याद कर लीजिए और इसी को क्रम को याद रख लीजिए। पहली लाइन, तीसरी लाइन, पांचवी लाइन किससे संबंधित है, अल्पप्राण से। किससे, अल्पप्राण से। ठीक है, बची हुई लाइन दूसरी और चौथी, अभी लाइन चेंज कर दे रहे हैं, दूसरी और चौथी, ये बची हुई महाप्राण। अल्पप्राण महाप्राण क्लियर हुआ दोस्तों, क्लियर हुआ। स्पर्श व्यंजन आपको 25 बता दिए मैंने। ठीक है, स्पर्श व्यंजन में कंठ किससे, कंठ वाले वर्ण आपको याद हो गए, इसको हटा देते पहले। कंठ वाले वर्ण याद हो गए, तालव्य वाले याद हो गए, मूर्धन वाले याद हो गए, दंत वाले याद हो गए, ओष्ठ वाले याद हो गए कि नहीं हो गए दिमाग में। उसके बाद मैंने बताया अल्प और महाप्राण कौन कौन से दोस्तों। अगर आप ये रटने बैठोगे कि अल्पप्राण का, चा, टा, ता, पा, उसके बाद गा, झा, झा, ड, द, बा, तो ऐसे भी दोस्तों आप भूल जाओगे आप। और अब खाली दिमाग में नोट्स लिख लीजिए और उसमें ऐसी लाइन करके इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद करके ऊपर लिख दीजिए और इसमें ब्रैकेट मार दीजिए, इसमें ब्रैकेट मार दीजिए और लिख दीजिए अल्पप्राण। अब जब भी आप कॉपी खोलो क्लियर हो जाएगा। हाँ, का के नीचे जितने हैं अल्पप्राण, गा के नीचे जितने हैं अल्पप्राण, डा के नीचे जितने अल्पप्राण, और जो दो बचे जो इतनी लाइन आएंगी, जो दो बचे हैं ये महाप्राण। क्लियर, क्लियर दोस्तों। आपको फिर बता रहे वर्णमाला आपको ऐसे समझा देंगे, मतलब आपको घोर के पिला देंगे इसमें आपको, कि आपको इससे बाहर कहीं आएगा ही नहीं। ठीक है, तो अल्पप्राण महाप्राण क्लियर, क्लियर है। इसी में दोस्तों बात करते हैं सगोश अघोष वर्ण की। ठीक है, सगोश अघोष आपने बहुत एग्जाम में हिंदी जब प्रैक्टिस सेट दिए होंगे या देंगे तब उसमें पूछा जाएगा निम्नलिखित में अघोष बताइए या सगोश वर्ण बताइए। ठीक है, तो इसमें सिंपल आपको फिर हम एक ट्रिक दे रहे हैं, इसमें आप करिए, इन दो को ले लीजिए शुरुआत के दो, ये मैप जितने बार आप बनाओ उसमें लिख दिए, ये दो मैप आपने अलग अलग ले लिए। ठीक है दोस्तों, इनको आप नाम दे दीजिए अघोष, अघोष। ठीक है, और इनको दे दीजिए नाम सगोश। क्लियर, कोई रटने की जरूरत ही नहीं। गा ढाक डा के नीचे जितने भी हैं सगोश हैं और का खा के नीचे जितने भी हैं अघोष हैं। मेरी बात क्लियर है आपको। सबसे पहले आपको अपने कंठ, तालव्य, मूर्धन, दंत, ओष्ठ बता दिए कौन कौन से को। ठीक है, उसके अल्पप्राण महाप्राण कौन कौन से हैं। ठीक है, फिर अब बात करते हैं अघोष और सघोष की। ठीक है, तो अघोष पहले की दो लाइन ले लीजिए, ये अघोष हैं, ये कितने, ये सघोष हैं। दोस्तों बहुत ही सरल तरीका, आपको एक एक चीज़ रटोगे व्यंजन में कभी क्लियर नहीं होंगे दोस्तों। निश्चित आप जो हिंदी से वर्णमाला 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों आप छोड़ के आओगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप, तो आपको कोई याद ही नहीं कि गा के नीचे जितने भी हैं घा डा, मतलब ये 15 आपको सगोश है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें थोड़ा ऐड कर देते हैं अलग से, जो है अलग से कौन कौन से हैं। अब अलग से कौन कौन से हैं, अघोष में आप लिख लीजिए जो तीनों सा हैं, तीनों सा कौन कौन से सा हैं, सॉरी इसको हटा देते पहले। तीनों सा कौन कौन से हैं, ये देखो हम बात कर रहे हैं अघोष की, तो तीनों सा कौन कौन से हैं। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया दोस्तों, इसको बिगाड़ देते थोड़ा दोस्तों, रुकिए 1 मिनट। ठीक है, बात करते हैं सगोश कौन कौन से हैं, सॉरी अघोष कौन कौन से हैं। सा, सा और सा, सलजम वाला सा, सतकोण वाला और सपेरा वाला सा, ये आप अघोष में ऐड कर दीजिए। ठीक है, आपका टोटल अघोष तैयार हो गया। 2 लाइन ये प्लस ये, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 1 से 2 बार रिवाइज करेंगे आपको सारे पता चल जाएंगे। ठीक है,
अघोष क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सघोष की। किसकी? सघोष की। सघोष मैंने बताया आपको, ये 3 ले लीजिए, ये 3 बताए हैं, ये 3 सघोष में। इसके अलावा या, रा, ला, वा, हा। या, रा, ला, वा, हा, ये सब किस में है दोस्तों? सघोष में। क्लियर है। कंठक स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? तालव्य स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? मूर्धन्य स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? पहले क्लियर हो गए। अल्पप्राण महाप्राण क्लियर हो गए। सघोष अघोष क्लियर हो गए आपके दोस्तों। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आया दोबारा पीछे कर लीजिए वीडियो, दोबारा फिर देख लीजिए और नोट्स में लिख लीजिए दोस्तों। ये गारंटी इस बात की है कि आपको वर्णमाला इससे बेहतर कहीं मिलेगी नहीं वीडियो। ठीक है दोस्तों, क्लियर है आपको? यहाँ से चीज़ें तो क्लियर है। आगे बढ़ें? क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। एक बात को आपको नोट करके लिखना है दोस्तों, कंठ तालव्य मूर्धन दंत को ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, और जो मैंने आपको ग्रुप बताया था 25 व्यंजनों का, उसकी जो लास्ट वाली लाइन थी डा के नीचे वाली, उन सभी पांचों को पश्चाक्षर या पंचम वर्ण या अनुशासिक या नाक से बोलने वाले, जो शब्द हम आपसे बोल रहे हैं, या तो पंचमाक्षर या पंचम वर्ण या अनुनासिक या नाक से बोलने वाले वर्ण। ठीक है, इन पांचों को आपको याद रखना है, एग्जाम पर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, वनडे एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से नाक से बोलने वाले स्वर बताइए, तो 5 आपको याद रखने हैं। अनुनासिक बताइए, यही 5 हैं। पंचमाक्षर मतलब 5 है, इसलिए इनको नाम दे दिया गया। पंचम वर्ण यही है। ठीक है दोस्तों, आपको मतलब हिंदी ऐसे पढ़नी है दोस्तों कि एक भी, अगर आप किसी एग्जाम में 25 और हिंदी से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो 25 में 25 करके आओ। और गारंटी इस बात की दोस्तों, एक एक टॉपिक आपका ऐसा क्लियर हो जाएगा यहाँ से कि आपको 25 में से 25 करके आएंगे। अभी आप लास्ट में टेस्ट देंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हास्य वर्ण की। किसकी दोस्तों? हास्य वर्ण की। जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है, ठीक है, उन्हें हास्य वर्ण कहते हैं। एक मात्रिक वर्ण या हास्य स्वर कह ले दोस्तों, ये वो ही है। ठीक है, आपको मतलब थोड़ा अब एग्जामिनर नई तरीके से पूछने लगा ना, हास्य स्वर नहीं पूछेगा, वर्ण पूछेगा। ठीक है, तो आप मतलब भटके नहीं है, आपके कन्फ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो खाली इसमें कुछ बताना को है नहीं, आपको सब खाली हम बता देंगे और आप देख लेना। ठीक है, तो वही सॉरी तो इसमें वही 4 उच्चारण है, एग्जाम्पल है। ठीक है, दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ स्वर की बात करें तो उसमें वही 4 उच्चारण है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। ये 2 चीज़ हमने आपको इसलिए बताई थी दोस्तों ऊपर वाली, आप कन्फ्यूज ना हो कि हाथ स्वर की जगह व्यंजन वर्ण आ गया तो क्या होगा। अभी ये इसमें नया हुआ, ये बताया नहीं सर, नहीं ये कुछ इसलिए ऐड किया। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। चलिए आगे पहले उसको ऊपर कर लेते थोड़ा। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय भीतर से बाहर की ओर एक शक्ति लगती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन को अर्ध स्वर भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अर्ध स्वर। अंतस्थ व्यंजन को अर्ध स्वर भी कहते हैं। पहले अंतस्थ व्यंजन देख लें, या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ व्यंजन है। और जहाँ पर आपने अल्पप्राण लिखा था उसमें भी ऐड कर लीजिए, ये अल्पप्राण भी है और अंतस्थ व्यंजन भी है। समझ में आई दोस्तों? या, रा, वा अंतस्थ व्यंजन भी हैं और अल्पप्राण भी हैं। अर्ध स्वर की बात करें तो या, वा, क्या होता है दोस्तों? या, वा। ठीक है, चलिए एक पॉइंट दिया गया, व्यंजन और स्वर के ठीक मध्य स्थित होने के कारण इनका नाम अंतस्थ व्यंजन रखा गया है। डेफिनेशन पूछी नहीं जाती किसी एग्जाम में, अगर पूछ ले, अगर आपको हाँ वर्णमाला एकदम मतलब कोई पूछे तुरंत जवाब, तो मतलब एक भी कोई जब बात करता है तो पूछ ले। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन क्यों कहा जाता है तो पता होना चाहिए ना, कि व्यंजन और स्वर के ठीक मध्य स्थित होने के कारण इनका नाम अंतस्थ व्यंजन रखा गया है। क्लियर है? आगे चले, चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ऊष्म व्यंजन।
या संघर्षी व्यंजन। ठीक है, इनका उच्चारण घर्षण या रगड़ से उत्पन्न ऊष्म प्राणवायु से होता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा रगड़ के खाने में ऊष्मा गर्मी बाहर निकलती है ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, सा सा हा फा जा। क्लियर है आपको दोस्तों? ऊष्म व्यंजन आप डेफिनेशन लिखें या ना लिखें, लेकिन इनके एग्जाम्पल आपको जरूर लिखने हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इनके कौन कौन से हैं दोस्तों? सा हा फ जा, और ये महाप्राण के भी एग्जाम्पल हैं दोस्तों। नोट्स आपको दोस्तों इसी तरह तैयार करना है जिस तरह पीडीएफ है, नहीं तो आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। हम लास्ट में आपको बता देंगे पीडीएफ आपको कैसे मिल जाएगी। ठीक है, बात समझ रहे हैं दोस्तों कि नहीं? हाँ, तो मतलब आपको इसी तरह याद रखना, मतलब एक भी क्वेश्चन अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप मान लीजिए किसी टॉपिक तैयारी कर रहे हैं, आप 50% क्लियर है। ठीक है, और 50% क्लियर नहीं है, आपने इस पर 2 घंटे लगाए टॉपिक पे। ठीक है, उसके बाद रिवीजन किया, टोटल 3 घंटे लगाई। मान लीजिए इस 50 में से आपको क्वेश्चन आ गया, तो आपके 3 घंटे बेकार गए कि नहीं गए? आप थोड़ा और लगाते, पूरा टॉपिक 5-6 घंटे में क्लियर हो जाता आपका। मतलब एक भी क्वेश्चन, मतलब आपको डर ही ना हो कि हाँ ये वर्णमाला से वहाँ से ना पूछे, वहाँ से पूछ ले। ये मेरी बात समझ रहे दोस्तों? हाँ, मतलब पूरा टॉपिक है, कोई टॉपिक पूरा छोड़ दे तो छोड़ दो कि आपको लगता है ये एग्जाम्पल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो पूरा टॉपिक छोड़ सकते हैं आप। ठीक है, अगर लगता है आपको इम्पोर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो पूरा टॉपिक ऐसे क्लियर करो कि कहीं से भी उस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए, हमें छोड़ के नहीं आना पेपर में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं स्पर्शी संघर्षी। ठीक है, जिन व्यंजनों के उच्चारण वायु पहले ही किसी मुख्य अवयव से टकराती है फिर रगड़ कर बाहर हुई निकलती है उसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे चा, छ, ज, झ, व। आपको बोलने भी लगता होगा कि अब मेरी जो आवाज़ है वो कहीं टकरा रही है, लगता है? हाँ, तो वही शब्द हैं। और आपको ये नोट्स बना के लिख लीजिए, आपको 100 बार देखेंगे आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। हाँ, स्पर्शी व्यंजन, हाँ चा लिखा था, छा लिखा था। ठीक है, तो आप लिख लीजिए। अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये है, संयुक्त व्यंजन क्या होता है। हमको एग्जाम्पल शुरुआत में इसी का एग्जाम्पल लिख दिया था हमने आपको। ठीक है, तो 2 व्यंजन को संयुक्त मिलाकर बनाया गया व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है। हमने आपको एग्जाम्पल दिया था शुरुआत में, का और आ का। तो ये व्यंजन था, एक स्वर था। ठीक, लेकिन इसमें बात कर रहा है 2 व्यंजनों को मिलाकर, मतलब स्वर उसमें हो ही ना, 2 व्यंजनों को मिलाकर। ठीक है, जैसे एक व्यंजन हो गया का, एक सा, दोनों व्यंजन है और इसमें स्वर हटा दिए गए, हलंत लगा दिया गया। ठीक है, बात समझे आप? मैंने बताया था जब किसी व्यंजन से स्वर हटा दिया जाता है तो उसमें हलंत व्यंजन कहलाता है, उसमें हलंत जोड़ दिया जाता है। आपको ऊपर बताया था। हाँ, उसी प्रकार इससे स्वर हटा दिया गया। क्या? अब ये पूर्ण शुद्ध व्यंजन है, शुद्ध व्यंजन है। तो आपको 4 ऐसे बताएंगे जो एग्जाम्पल में 4 से बाहर नहीं जाते, मतलब 4 ही पूछे जाते हैं और उन चारों इंपॉर्टेंट है संयुक्त व्यंजन के उदाहरण। और आपसे संयुक्त व्यंजन पूछ ले तो कितने प्रकार के होते हैं? 4। बात समझे? संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। आपको मैंने ऊपर पढ़ाए थे 33 व्यंजन पढ़ाए थे, 13 टोटल स्वर कितने हुए थे? 46। इसमें 4 ऐड और कर लीजिए आप, जो हम आपको संयुक्त व्यंजन में पढ़ाएंगे कितने हो गए? 50। कितने हो गए? 50। ठीक है, अभी हम आपको और बताएंगे। ठीक है, 50 हो गए। ठीक है, तो कौन कौन से हैं आपको याद रखना है, आप लिख लीजिए कॉपी। छा किन किन से मिलकर बना है? का और सा से। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि छा किन 2 व्यंजनों से मिलकर बना है, तो का और सा से। ठीक है, 3 ये हैं, त्रा, ता और रा से, ज्ञा, ज्या और वहाँ से, श्रा, सा और रा से। ठीक है दोस्तों, क्लियर है आपको? क्लियर है? ठीक है, चारों नोट कर लीजिए आप। अब बात करते हैं स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर, स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर व्यंजनों। ठीक है, गले की स्वर तंत्री जब वायु के वेग से कौप करके जब बजने लगती है तब इन स्वर तंत्रिका में होने वाले कंपन को नाद या गूंज के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद होते हैं, सघोष अघोष। सघोष अघोष आपको पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं, हमने आपको ऊपर ही बता दिया, उसी में सब समझा दिया आपको। ठीक है, कि आपको क्या करना है। ऊपर आपको पहले हमने बताया था, एक थोड़ी राइटिंग पेन चेंज कर लें दोस्तों।
एक बताया था आपको का, बताया था, एक बताया था खा, एक बताया था गा, एक बताया था घ, एक बताया था डा। ये 5 वर्ड ऊपर बताए थे। मैंने आपसे कहा था इनको 2 ब्रैकेट में, एक तरफ 2, एक तरफ 3, इधर 3 इधर 2, ठीक है, बताया था। इधर अघोष है, इधर सघोष है। उसमें कुछ और ऐड करवाए थे हमने कि तीनों सा, सा, सा और सा, ये भी अघोष है, ठीक है। उधर ए आर आला हुआ, ये सघोष है, ए आर आला हुआ, बताए थे आपको। तो हिंस आपको मतलब आपने लिख लिया है, ठीक है, क्लियर आपका, वहाँ से बात जाएगा ही नहीं, पूरा कंप्लीट कर दिया सघोष सघोष, ठीक है। लेकिन आपको इसमें हम बता देते हैं, ठीक है, डेफिनेशन के साथ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बात करते हैं दोस्तों सघोष की, ठीक है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन पैदा होता है उन्हें सघोष कहते हैं। इनके ये उदाहरण है, नोट कर लीजिए आप। और जहाँ आपने वो लिख लिया तो वो ट्रिक बेहतर है दोस्तों, क्योंकि आप एक ऐसे रटोगे बोर हो जाओगे। और वहाँ आपको क्लियर कि कहाँ का के नीचे जितने पढ़ेंगे, गा के नीचे जितने पढ़ेंगे वहाँ से क्लियर है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अघोष व्यंजन, ठीक है दोस्तों। अघोष व्यंजन, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकों में गूंज उत्पन्न होती है उसे अघोष व्यंजन कहते हैं। ये इनके उच्चार पे हैं, एक एग्जाम्पल दोस्तों, उदाहरण, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों प्रयत्न, ध्वनियों को उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। ये पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि आपको इस तरह से ये डेफिनेशन दे दी जाएगी और नीचे ऑप्शन दे दी जाएगी, इसलिए ये 2 पॉइंट अलग से मैंने ऐड किए हैं, 2 पॉइंट, ठीक है। श्वास, वायु की मात्रा, इस मात्रा में आधार पर श्वास के 2 वर्गीकरण किया जाता है, अल्पप्राण और महाप्राण। श्वास मतलब श्वास के आधार पर, अल्पप्राण कम हवा निकल रही, महाप्राण ज़्यादा हवा निकल रही, हमने आपको ऊपर बताया था अभी, ठीक है। अल्पप्राण महाप्राण हमने आपको वही क्लियर कर दिए हैं। पहली, तीसरी, का वाली लाइन, गा वाली लाइन और डा वाली लाइन अल्पप्राण है, खा वाली और घा वाली महाप्राण है, बताया था आपको। पहली, तीसरी, पाँचवीं अल्पप्राण है, दूसरी, चौथी महाप्राण है। आप कितना बार रिपीट किया था हमने आपको, ठीक है, वहाँ क्लियर हो जाए। अब यहाँ भी आपको बताएंगे, लेकिन आप वहाँ पर आप ब्रैकेट बना के लिख लिए होंगे, क्लियर है दोस्तों वहीं से कि अल्पप्राण कौन कौन शब्द है, महाप्राण कौन कौन शब्द है, ठीक है। चलो बताते हैं हम आपको। बात करें अल्पप्राण की, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की कम मात्रा निकलती है उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, ठीक है। अब बात करें महाप्राण की, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं, कम निकलती है अल्पप्राण कहते हैं। और इनके एग्जाम्पल हैं, लिख लीजिए, वहाँ नहीं लिखा तो यहाँ लिख लीजिए दोस्तों। एग्जाम्पल हमने आपको बता चुके हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन आप याद करें चाहे नहीं करें, हर चीज़ की अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, इनके सबके एग्जाम्पल आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों उच्छिप्त व्यंजन। कौन से दोस्तों? उच्छिप्त, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ लगभग मूर्धा को स्पर्श करके झटके से वापस आता है उन्हें उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे डा, टा, ठा, टा, लग रही है कि जीभ आपकी टकरा रही है, टा, ढ, ड़, णा, बोले आप, बोल के देखिए आप एक बार, ठीक है। तो उच्छिप्त व्यंजन के उदाहरण आप इसमें लिख लीजिए, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं शब्द। दोस्तों वैसे बहुत से टीचर इसमें वर्णमाला में ये शब्द वाला पार्ट यहाँ से छोड़ देते हैं, लेकिन हमने इसमें इसलिए ऐड किया है कि आपको वर्णमाला मतलब आप शब्द भी इसी में देख लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि शब्द बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आप कोई कोई पढ़ाता है, कोई बिल्कुल शब्द छोड़ ही देता है। बहुत बार पूछे निम्नलिखित में रूढ़ शब्द बताइए, यौगिक शब्द बताइए, रूढ़ शब्द बताइए, ठीक है। तो आपको यहीं से मैंने क्लियर कर दे रहे इसी से, ठीक है। तो शब्द पहले देखते हैं, शब्द होता है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द संरचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, मतलब वर्णों के सार्थक समूह क्या, जैसे आ लिख दिया तो ये वर्ण है, माँ लिख दिया ये भी वर्ण है, ये ना लिख दिया ये भी वर्ण है कि नहीं है, बताइए। हमने लिख दिया आमन, इनको ऐड कर दिया, इनको क्या कर दिया हमने, इनको ऐड कर दिया तीनों को, अब ये हो गया अमन, ये एक शब्द हो गया, शब्द हो गया अमन, ठीक है। तो इन्हीं की जो अमन लिख देते आ नाम, अनम, कभी सुना आपने अनम, तो ये व्यवस्थित तो हुआ नहीं,
वर्णों का सार्थक समूह, सार्थक मतलब जिसका अर्थ निकले। अमन, अमन लिख दें हम समुद्र, हाँ तो समुद्र सार्थक नहीं हो, ठीक है। आकाश सार्थक मतलब एक अर्थ निकले जिसका, ठीक है। अब अबला सबला, अबला सबला लिख दें, अबला सबला, कोई अर्थ है इसका? कोई नहीं है, तो वो शब्द कहलाएगा नहीं। शब्द उनको कहते हैं जो वर्णों के सार्थक समूह, जैसे लिख दें समुद्र, आकाश, पानी, इनका अर्थ निकल रहा है, ठीक है। क्लियर चीज़ें यहाँ से, ठीक है। चलिए अब शब्द होते कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। कौन कौन से दोस्तों? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। क्लियर है? अब सबसे पहले देखते हैं रूढ़ शब्द कौन कौन से हैं दोस्तों। जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके उन्हें रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे रात, घर, पुस्तक। अब एक बात बताइए, आपको डेफिनेशन बताइए, हम आपको एग्जाम्पल से बहुत बढ़िया समझाएंगे। अगर रात को तोड़ दो रा और ता में, तो इनका कोई अर्थ निकलता है? मेरी बात बताइए, कोई नहीं अर्थ, कुछ नहीं अर्थ, बताइए क्या है? इनको जोड़ोगे तो हाँ एक रात, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में घर, घा और रा को आप अलग अलग करोगे, अर्थ है नहीं है, ऐड करोगे तभी तो एक घर, ठीक है। और जो आपके अभी आपको तीनों शब्द समझा देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे रात, जिन दो जो एक शब्द होता है उसको तोड़ दो, अगर दोनों अर्थ अलग अलग निकले तो वो यौगिक शब्द हो जाएगा। अगर अर्थ तोड़ने पर किसी का भी नहीं निकले तो वो रूढ़ शब्द होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं वैसे, ठीक है दोस्तों। जैसे दोस्तों यौगिक शब्द है वे शब्द जिसमें रूढ़ शब्द के अतिरिक्त एक अन्य रूढ़ शब्द होता है, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसा यौगिक शब्द एक पुस्तकालय, अब मेरी बात समझिए ध्यान से। जैसे पुस्तकालय है, अब उसमें रूढ़ शब्द में क्या था? जो रात एग्जाम्पल हमने आपको बताया था, रा और ता को अलग करने पर कोई अर्थ निकलता था नहीं, लेकिन पुस्तकालय को अलग करके अर्थ निकाला जा सकता है। पुस्तक धन आलय, दोनों रूढ़ शब्द हैं पुस्तक, लेकिन पुस्तक को इसको आप क्या ब्रेक कर सकते हो? तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते हो ना। तो पुस्तक तो रूढ़ शब्द हो गया, आलय भी रूढ़ शब्द हो गया, लेकिन इनको मिलाकर एक शब्द बन गया पुस्तकालय, ये यौगिक शब्द हो गया। कैसे? पुस्तकालय को अलग अलग ब्रेक किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। मेरी बात समझे? तो ये हो गया पुस्तकालय। मेरी बात समझे? यौगिक शब्द, यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जिनको 2 शब्दों से मिलकर बनाया जाता है या उनको तोड़ने पर किसी एक शब्द का सार्थक अर्थ निकलता है। सिंपल सी बात है। अगर जैसे विद्यालय, अगर हम लिखते खाली विद्या, एक अलग शब्द लेते आलय, पेन थोड़ी डिस्टर्ब कर रही है, मान ली आलय लिखा हुआ, ठीक है दोस्तों। तो ये भी रूढ़ शब्द, ये भी रूढ़, जब इनको ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा? विद्यालय, 2 शब्द मिलकर बनाया विद्यालय, तो ये हो गया यौगिक शब्द। रूढ़ शब्द आपको बता दिए, यौगिक शब्द बता दिए। अब बात करते हैं यौगरूढ़ शब्द। जिन यौगिक शब्दों का प्रयोग रूढ़ का अर्थ में किया जाता है वह शब्द यौगरूढ़ कहलाते हैं। अब यहाँ पे लिखा है रूढ़ का अर्थ, अभी आपको क्लियर हो जाएगा खाली। यहाँ जैसे एग्जाम्पल लिखा है पंकज, पंकज का पंकज, ठीक है, तो क्या हो गया? कमल। मेरी बात सुन, बहुविक्री समाज, आप अभी आप समाज आगे पढ़ेंगे तो उसमें जो बहुविक्री समाज होता है, जैसे लंबोदर मतलब गणेश जी, किसी एक शब्द का कोई अन्य अर्थ निकलता हो, वो शब्द है तो है ही, उसका कोई अन्य अर्थ निकलता। दशानन, रावण। मेरी बात समझे? इस खाली यौगरूढ़ के एग्जाम्पल हैं लंबोदर, पीताम्बर, दशानन। दशानन मतलब रावण, मतलब किसी अतिरिक्त नाम को किसी अतिरिक्त तरीके से लिखा मतलब बोला जाता है। जैसे पंकज, पंकज में कमल, लंबोदर मतलब गणेश जी। मेरी बात समझे? आप इसमें डायरेक्ट लिख लीजिए, जब समाज आप पढ़ेंगे जो बहुविक्री समाज के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सब यौगरूढ़ शब्द कहलाते हैं, ठीक है। क्लियर है आपको? रूढ़ शब्द क्लियर है, यौगिक शब्द क्लियर है, यौगरूढ़ शब्द क्लियर है, शब्द आपको पोर्शन कवर हो गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं, अब आपको दोस्तों हमने व्यंजन यहाँ पे एक साथ यहाँ पे आपको लिख दिए हैं, जिससे अगर आप
अभी तक आप मौज मस्ती करते रहे, पढ़े नहीं, अगर ये चीज़ भी नोट कर लीजिए तो आपका काम थोड़े छोटे मोटे एग्जाम में चल सकता है। लेकिन आपको जो मैंने पढ़ाया है अगर आप उस पर ध्यान देते आए होंगे तो दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम में हम बात करते हैं, चाहे वीडियो हो, चाहे लेखपाल हो दोस्तों, चाहे स्टेट पीसीएस हो दोस्तों, ठीक है, स्टेट पीसीएस में, ठीक है, आपको हिंदी से वर्णमाला अगर पूछी जाएगी दोस्तों यहाँ से बाहर आने वाली नहीं है। जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं, जो हमने आपको जिस तरह से समझाया है बहुत सिंपल तरीके से, वैसे वर्णमाला दोस्तों जब आप वीडियो देखें तो बहुत डिफ़िकल्ट तरीके से समझाया गया है, बहुत ही मतलब आपको रटना, ये जो देखिए हाँ जो चीज़ रटने वाली है वो चीज़ हमने आपको बता दी, आपको हाँ 2-3 बार रिवाइज करना, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब जो फुटकर वनडे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन चीज़ों को मैंने यहाँ एकत्रित किया, एक साथ किया, जैसे आप नोट करेंगे एक साथ, जब आपकी नज़र जाएगी तो हाँ सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। बात करें आघात व्यंजनों की संख्या 2, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4, हम आपको ऊपर बता चुके हैं कौन कौन से वे हैं, ठीक है। यहाँ सारी ओरली आपको बताया गया है ऊपर से, ठीक है, वो जो डेप्थ इसमें है जो हम आपको ऊपर पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन या राला हुआ 4, अर्धस्वर या हुआ, लुंगटित व्यंजन रा, ऊष्म संघर्षी व्यंजन सा 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 हा, उक्षिप्त व्यंजन रा रा, पार्श्विक व्यंजन ला, ठीक है। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नासिक व्यंजन आपको बताइए, जो अंतिम 5 पश्चाचर या नाक से बोलने वाले ड़ा का नीचे वाला ग्रुप, ठीक है। स्वर यंत्रीय व्यंजन हा, अयोग वर्ण अ अंगहा, ठीक है। अल्पाण व्यंजन प्रत्येक वर्ग में प्रथम तृतीय, ठीक है, और अंतस्थ मतलब लास्ट वाला पहला तृतीय पांचवा, इस तरह से, ठीक है। और महाप्राण दूसरा चौथा, ठीक, क्लियर आपको चीज़ें, क्लियर आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब उच्चारण के आधार पर स्वरभेद 6 प्रकार के होते हैं, कंठ, तालव, मूर्धन, ओष्ठ, कंठ, तालव, ओष्ठ है। ये आपको याद रखें, कंठ आ ई री, ये शब्द भेद की बात कर रहे हैं दोस्तों, स्वर आपको ऊपर पढ़ा चुके हैं, ऊ ए ओ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या कुछ 1-2 बार रिवाइज करिए, 1-2 बार वीडियो देख लीजिए, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। साथ ही हम दोस्तों हम आपको बता दें कि इन हिंदी का जो आपके कुछ लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है, ये वर्णमाला का लेक्चर है, एक अल्टरनेटिव वीडियो आती रहेगी दोस्तों, और मान लीजिए दोस्तों 25 मैक्सिमम 25 वीडियो में आपका पूरा हिंदी कवर हो जाएगा। चाहे आप दोस्तों वो वीडियो लेखपाल या इस जो वनडे एग्ज़ाम्स जैसे यूपी दरोगा, यूपी पुलिस, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बाहर आने वाला नहीं है, ठीक है। इस चीज़ की आप या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, आप नोट बना रहे हो तो अपना नोट कर लीजिए, ठीक है। तो उच्चारण के आधार पर स्वरभेद 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले यही क्वेश्चन नोट करिए दोस्तों, ठीक है, और कौन कौन से होते हैं और उनके एग्जाम्पल लिख लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं जो मैंने कुछ प्रश्न ऐड किए हैं उनके बारे में, ठीक है। चलिए तो पहला प्रश्न है दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है दोस्तों? कौन सी है? वर्ण। वर्ण मतलब ध्वनि, ध्वनि, ठीक है। जैसे हमने आपको शुरुआती में एग्जाम्पल दिया था का, ये एग्जाम्पल आपको बेरे बेरे इसलिए दे रहे हैं दोस्तों कि आप कन्फ्यूज ना हो, ठीक है। तो का सबसे छोटी इकाई नहीं है, ठीक है। तो का के जो पीछे लगा है मतलब इसको व्यंजन को हटा दीजिए, का के व्यंजन को आप हलंत को इसको हटा दीजिए, और इसके पीछे जो आ है एक ध्वनि सी आपको सुनाई दे, का ध्वनि वर्ण, ठीक है, वही उसी की बात हो रही है, ठीक है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को बता चुके दोस्तों। ये सारे दोस्तों क्वेश्चन आए हुए हैं जो मैंने इसमें ऐड किए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों है, विवृत क्या है? विवृत में अवस्था में स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है। जब हम आ स्वर का उच्चारण करते हैं तो विवृत स्वर में आता है। क्लियर दोस्तों? विवृत स्वर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये 3 दोस्तों हमने आपको जो 2 याद है, विवृत स्वर और अर्धविवृत स्वर इसमें रख दिए, कोई इसमें कुछ पढ़ाने के लिए था नहीं, ठीक है। तो यहीं से आप देख लीजिए इसको। अर्धविवृत से अभिप्राय क्या है? जिसमें मुख आधा खुले। अर्धविवृत, विवृत मतलब तो
पूर्ण रूप से खुला, पूरा खुला, अब आधा खुले, तो ऐसे कौन कौन से हैं, ये हैं। क्लियर है, ये 2 पॉइंट थे, तो बहुत छोटे पॉइंट थे, तो इसलिए मैंने प्रश्नोत्तर में इनको ऐड कर दिया। ठीक है, तो अभ्रवश से क्या अभिप्राय है, जिन स्वरों के उच्चारण मुख द्वार आधा खुलता है, जैसे, ठीक है। अग्रस्वर क्या होता है, अग्रस्वर क्या होता है, इनमें जीभ का अग्रभाग द्वार स्वरों के उच्चारण से खुलता है, जैसे ई, पढ़ा चुके आपको अग्रस्वर, पश्चस्वर, मध्य स्वर। ठीक है, सा 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 हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं, संघर्षी व्यंजन। बताया कि नहीं बताया, संघर्षी व्यंजन। ठीक है, अगर आप इन 3 की बात करें, इसमें से हा हटा दीजिए तो ये अघोष है। ठीक है, ये हा सघोष है। अब मतलब एक एक चीज़ आप इसमें से अब क्लियर हो जाएगा, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, एक क्वेश्चन है, का खा ज फ दुनिया किसकी हैं, अरबी फारसी की। ये दोस्तों हम जब आपको पढ़ाएंगे विदेशी शब्द, ठीक है, तो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऐड इसलिए कर दिया दोस्तों क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो हमने आपको चलो ये भी बता देंगे। दुनिया, ये 4 दुनिया हैं काफ अरबी फारसी की, इम्पोर्टेंट। अब वो जो शब्द आएंगे कि हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है, हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है, दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए आप लोग। ये आपसे क्वेश्चन है दोस्तों कि हिंदी भाषा किस शब्द का, मतलब किस शब्द, किसका शब्द है, कौन सी भाषा का शब्द है। ठीक है, क्वेश्चन है, मूलतः वर्णों की संख्या हिंदी भाषा में कितनी है, 52 वर्ण। आपको बता चुके, ऊपर लास्ट में देखा तो आप वहीं से गिन लेना। ठीक, 50 2 52। क्वेश्चन है दोस्तों, घा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, घा, घा दोस्तों कहाँ आ रहा है, याद करिए आप लोग, कहाँ आ रहा, का वर्ग में, कौन सा, का, खा, गा, घा। चौथे नंबर पर आया कि नहीं आया, तो सबसे पहले का कौन से वर्ग से संबंध था, कंठ से। किससे दोस्तों, कंठ से, तो कंठ का उच्चारण किया जाता है। दोस्तों हमने बताया आपको, वही सारी क्लियर हो गए। छा वर्ण किससे योग से बनता है, तो ये संयुक्त व्यंजन बताया सबसे पहले, का और सा से। इसको अनंत लगा दीजिए, का और सा से। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। इसमें हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, कुल संख्या कितनी होती है, इसमें पूछा है दोस्तों। ठीक है, तो कुल संख्या दोस्तों, ये टाइपिंग मिस्टेक है, 11 नहीं होती है, ये 13 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 13 होती है। अगर इसमें पूछ दी हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या बताइए तो 11 होती है। इसमें पूछा है कुल संख्या कितनी होती है, तो वो होती है दोस्तों 13। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। 12वां क्वेश्चन, 12वां, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, उन शब्दों को अकारांत कहते हैं, और जिसमें बड़ा आता है उन्हें अकारांत। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालव। अब आपको छा कैसे याद रखना है कि छा आता किसके बाद है, छा के आगे पीछे आप शब्द याद करिए, कौन सा होता है, याद करिए दोस्तों, कौन सा होता है, चा चक्की, चा छाता, जा जलेबी। और चा चक्की किस वर्ग से संबंधित था दोस्तों, किससे संबंधित था, तालव से। कंठ, तालव बताए थे आपको, मूर्धन, दंत, ओष्ठ। ठीक है, तो आपको चा याद रखना, चा चक्की, चा छाता, चा किससे संबंधित था, तालव से, तो छा किससे हो गया, तालव से। सारी चीज़ें दोस्तों हम आपको बता दी हैं, सब भारी नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों ये एक है 15वां, या रालवा किस वर्ग के व्यंजन है, तो ये अंतस्थ व्यंजन है। किसके दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, तो दोस्तों ये थे फिर क्वेश्चन दोस्तों 15 जो हमने आई हुए एग्जाम से सर्च करके आपको दिए हैं। ठीक है, तो आप समझ गए किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरा टॉपिक क्लियर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। ठीक है, आपको बता दें दोस्तों कि अगर जियोग्राफी जिसको कवर करें, जियोग्राफी, हिस्ट्री दोस्तों, ठीक है, तो इस पर सारी वीडियो आपको
अल्टरनेटिव डेज पे मिलती रहती हैं। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ में संडे को आपको करंट अफेयर्स मिलती है। इसी चैनल पर संडे को आपको करंट अफेयर्स मिलती है दोस्तों। पर डे और मंथली करंट अफेयर इसलिए मैं इसमें ऐड नहीं की है क्योंकि दोस्तों जो मंथली होता है फिर वो डेटा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो जो डेटा ज़्यादा होता है उसको समझने या याद करने में थोड़ी मुश्किल होती है, और पर डे करंट लेने की क्लास लेने की इच्छा नहीं होती है। आज ले लिया फिर छोड़ दिया फिर कल ले लिया, इसीलिए संडे को हम पूरे हफ्ते की करंट अफेयर का एनालाइज वीडियो बना के आपको दे देते हैं, जो आपके वनडे एग्जाम्स के लिए दोस्तों सफिशियंट है, किसी भी वनडे एग्जाम्स के लिए सफिशियंट है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो शेयर और लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपने दोस्तों के पास, जहाँ भी आपके ग्रुप में व्हाट्सअप वगैरह पे। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो। जय हिंद।